आनंदमयी ने कुछ दिन पहले एक बार शशिमुखी के साथ विनय के विवाह की चर्चा बातों ही बातों में उठाई थी, लेकिन विनय ने मानो कुछ सुना ही नहीं। आज भी उसे यह प्रस्ताव कुछ संगत लगा ऐसा नहीं था, लेकिन बात मानो उसके मन तक पहुंच गई। सहसा उसके मन में विचार उठा, यह विवाह हो जाने से गोरा उसे आत्मीय के नाते कभी दूर नहीं करेगा। विवाह को हृदय की वृत्तियों के साथ जोड़ने को वह अंग्रेजीपन कहकर इतने दिनों से उसका मजाक करता आया है, इसलिए शशिमुखी से विवाह करने की बात उसे असंभव नहीं जान पड़ी। महिम के इस प्रस्ताव को लेकर गोरा के साथ परामर्श करने का एक अवसर निकल आया। इससे भी विनय को खुशी ही हुई। विनय ने चाहा गोरा इस बात को लेकर उससे थोड़ा आग्रह करे। महिम के आगे साफ हामी ना भरने पर महिम जरूर ही गोरा से उस पर जोर डलवाएगा, इस बारे में विनय को जरा भी संदेह नहीं था। ये सब बातें सोचकर विनय के मन में क्लेश दूर हो गया। वह उसी समय गोरा के घर जाने के लिए तैयार होकर कंधे पर चादर डालकर बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर पीछे से आवाज़ सुनी, विनय बाबू। विनय ने मुड़कर देखा, सतीश उसे पुकार रहा है। सतीश के साथ विनय फिर घर लौट आया। सतीश ने जेब से रुमाल की एक पोटली निकालते हुए पूछा, इसमें क्या है बताइए तो। जो जबान पर आया विनय ने कह दिया। अंत में उसके हार मानने पर सतीश ने बताया, रंगून में उसके मामा रहते हैं, उन्होंने वहाँ का यह फल काफ़ी मात्रा में माँ को भेजा है। माँ ने उसी में से 5-6 फल विनय बाबू को उपहार में भेजे हैं। बर्मा का यह मैंगोस्टीन फल उस समय कलकत्ता में सुलभ नहीं था। इसी से विनय ने फलों को हिला डुला और उलट पुलट कर पूछा, सतीश बाबू यह फल खाया कैसे जाएगा। विनय की इस अज्ञानता पर हंसते हुए सतीश ने कहा, देखिए दांत से ना काटिएगा, छुरी से काटकर खाया जाता है। थोड़ी देर पहले सतीश स्वयं फल को दांतों से काटने की निष्फल चेष्टा करके घर के लोगों की हंसी का पात्र बन चुका था, इसलिए विनय के अज्ञान पर विज्ञजन की सी गूढ़ हंसी हंसने से उसके मन की उदासी दूर हो गई। आसमान उम्र के दोनों दोस्तों में थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर सतीश ने कहा, विनय बाबू, माँ ने कहा है आपको समय हो तो एक बार आज हम लोगों के यहाँ आ जाएं। आज लीला का जन्मदिन है। विनय ने कहा, आज तो भाई नहीं हो सकेगा, आज मुझे एक जगह और जाना है। सतीश, कहाँ जाना है। विनय, अपने दोस्त के घर। सतीश, आपके वही दोस्त। विनय, हाँ, दोस्त के घर जा सकते हैं पर हमारे घर नहीं जाएंगे। सतीश इसकी संगतता नहीं समझ सका, इसलिए और भी नहीं क्योंकि विनय के ये दोस्त सतीश को अच्छे नहीं लगे थे। वे तो मानो स्कूल के हेडमास्टर से भी अधिक रुखे आदमी हैं। उन्हें ऑर्गन सुनाकर कोई तारीफ पा सकेगा ऐसे व्यक्ति वे नहीं हैं। ऐसे आदमी के पास जाने का भी कोई प्रयोजन विनय को हो सकता है, यह बात ही सतीश को नहीं जची। वह बोला, नहीं विनय बाबू, आप हमारे घर चलिए। बुलाए जाने पर भी वह परेश बाबू के घर ना जाकर गोरा के घर ही जाएगा। मन ही मन विनय ने यह पक्का निश्चय कर लिया था। आहत बंधुत्व के अभिमान की वह उपेक्षा नहीं करेगा। गोरा की दोस्ती के गौरव को वह सबसे ऊपर रखेगा, उसने यह स्थिर किया था। किंतु हार मानते उसे अधिक देर न लगी। दुविधा में पड़े पड़े मन ही मन आपत्ति करते करते भी अंततः वह सतीश का हाथ पकड़कर 78 नंबर मकान की ओर चल पड़ा। किसी को बर्मा से आए हुए दुर्लभ फलों का हिस्सा भेजने का ध्यान रहे, इससे जो अपनापन छलकता है उसका मान ना रखना विनय के लिए असंभव है। परेश बाबू के घर के पास आकर विनय ने देखा पानू बाबू और दूसरे कुछ अपरिचित लोग परेश बाबू के घर से बाहर आ रहे हैं। ये लीला के जन्मदिन पर दोपहर के भोज में निमंत्रित थे। पानू बाबू ने विनय को मानो देखा ही ना हो ऐसे भाव से आगे बढ़ गए। घर में कदम रखते ही विनय ने खुली हंसी की ध्वनि और दौड़ भाग के स्वर सुने। सुधीर ने लावण्य की दराज की चाबी चुरा ली थी। इतना ही नहीं, वह सारे समाज में इस बात का भंडाफोड़ करने की भी धमकी दे रहा था कि लावण्य ने दराज में एक कॉपी छिपा रखी है जिसमें उस कवियस प्रार्थनी का उपहास करने के लिए ढेरों सामग्री है। जिस समय विनय ने उस रंगभूमि में प्रवेश किया उस समय इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में लड़ाई चल रही थी। विनय को देखते ही लावण्य का गुट फौरन लोप हो गया।
उनकी हंसी मजाक में हिस्सा लेने के लिए सतीश भी उनके पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद सुचरिता ने कमरे में आकर कहा, माँ ने आपको ज़रा देर बैठने के लिए कहा है, वे अभी आ रही हैं। बाबा ज़रा अनाथ बाबू के घर तक गए हैं, उन्हें भी लौटने में देर नहीं होगी। सुचरिता ने विनय का संकोच दूर करने के लिए गोरा की बात उठाई। हंसकर बोली, जान पड़ता है आपके मित्र यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। विनय ने पूछा, क्यों? सुचरिता ने कहा, हम लोग पुरुषों के सामने आती हैं, बात करती हैं, उन्हें यह देखकर जरूर अचंभा हुआ होगा। घर के कामकाज को छोड़कर और कहीं लड़कियों को देखना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर देने में विनय कठिनाई में पड़ गया। बात का प्रतिवाद कर सकता तो उसे खुशी होती, किंतु झूठ वह कैसे बोले। बोला, गोरा की राय में लड़कियां घर के काम में पूरा मन ना लगा पाएं तो उसके कर्तव्य की परिपाटी नष्ट होती है। सुचरिता ने कहा, तब तो स्त्री पुरुषों को घर और बाहर का पूरा बंटवारा कर लेना ही अच्छा होता है। पुरुषों के घर में घुसने देने से भी तो शायद उनका बाहर का कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न नहीं होता। आपकी राय भी क्या अपने मित्र की राय जैसी है? अभी तक तो नारी सिद्धांत के संबंध में गोरा का मत ही विनय का मत रहा है। उसी को लेकर अखबारों में वह लिखता भी रहा है, किंतु इस समय यह बात उसके मुंह से ना निकल सकी कि उसका मत भी वही है। उसने कहा, देखिए, इन सब मामलों में असल में हम सब आदतों के दास हैं, इसलिए लड़कियों को बाहर आते देखकर मन में खटका सा होता है। उसके बुरा लगने का कारण यह है कि यह अन्याय है या अनुचित है, यह तो हम जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं। असल बात संस्कार की होती है, दलील तो केवल उपलक्ष्य भर होता है। सुचरिता ने कहा, जान पड़ता है आपके दोस्त के संस्कार बड़े दृढ़ है। विनय, बाहर से देखने पर सहसा ऐसा ही जान पड़ता है, किंतु एक बात याद रखिए, वह जो हमारे देश के संस्कारों से चिपटे रहते हैं, उसका कारण यह नहीं कि वे संस्कारों को अच्छा समझते हैं। हम लोग देश के प्रति अंधी अश्रद्धा के कारण उसकी सभी प्रथाओं की अवज्ञा करने लगे थे। इसी अनर्थ के निवारण के लिए खड़े हुए हैं। वे कहते हैं, हमें पहले श्रद्धा और प्रेम के द्वारा देश को समग्र रूप से अपनाना होगा, उसके बाद स्वाभाविक स्वास्थ्य के नियम के अनुसार अपने आप भीतर से ही सुधार का काम होने लगेगा। सुचरिता ने कहा, अपने आप होना होता तो इतने दिन क्यों नहीं हुआ? विनय, नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि अब तक हम देश के नाम पर समूचे देश को, जाति के नाम पर समूची जाति को एक मानकर नहीं देख सके। हमने अपनी जाति पर अगर अश्रद्धा नहीं की तो श्रद्धा भी नहीं की, यानी उसे ठीक से समझा ही नहीं, इसलिए उसकी शक्ति भी सुप्त रही। जैसे एक रोगी की ओर देखे बिना उसके बिना दवा दारू और बिना पथ्य के एक ओर हटा दिया गया था। अब उसे दवाखाने में लाया जरूर गया है, किंतु डॉक्टर की उस पर इतनी अश्रद्धा है कि सेवा शुश्रूषा साध्य लंबे इलाज की बात सोचने का भी धीरज उसमें नहीं है। उसे यही लगता है कि एक एक करके रोगी के अंग काट फेंके जाए। ऐसी अस्वस्थता में मेरा दोस्त डॉक्टर कहता है, अपने इस परम आत्मीय को इलाज के नाम पर काट कूट कर फेंक दिया जाए। मैं यह नहीं सह सकता। मैं अब इस अंग विच्छेद को बिल्कुल बंद करके पहले अनुकूल पथ्य देकर इसके भीतर की जीवनी शक्ति को जगाऊंगा। उसके बाद काटने की यदि ज़रूरत होगी तो रोगी उसे सह सकेगा और शायद बिना काटे भी वह अच्छा हो जाएगा। गोरा कहते हैं, हमारे देश के वर्तमान स्थिति में गंभीर श्रद्धा ही सबसे बड़ा पथ्य है। इस श्रद्धा के अभाव के कारण हम देश को समग्र भाव से जान नहीं पाते, और जान ना पाने के कारण उसके लिए जो सुव्यवस्था है वह अव्यवस्था साबित होती है। देश से प्रेम ना हो तो उसे अच्छी तरह जानने का धैर्य नहीं होता, और उसे जाने बिना उसका भला करना चाहने पर भी भला होता नहीं है। थोड़ा थोड़ा बराबर छेड़ते रहकर सुचरिता ने गोरा संबंधी चर्चा को बंद नहीं होने दिया। विनय भी गोरा की ओर से जो कुछ कह सकता था सुलझा सुलझा कर कहता रहा। ऐसी अच्छी दलीलें, ऐसे अच्छे दृष्टांत देकर और इतनी सुलझाकर उसने मानो पहले कभी यह बात नहीं रखी। गोरा स्वयं भी अपनी राय को इतनी सफाई और स्पष्टता से प्रकट कर सकता है कि नहीं, इसमें संदेह है। बुद्धि द्वारा विवेचन की इस अपूर्व उत्तेजना पर मन ही मन उसे आनंद का अनुभव होने लगा, और उस आनंद से उसका चेहरा दीप्त हो उठा। विनय ने कहा, देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, आत्मानं विद्धि,
अर्थात अपने को जानो, नहीं तो मुक्ति का कोई साधन नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ मेरे बंधु गोरा में भारतवर्ष का यही आत्मबोध प्रत्यक्ष रूप से आविर्भूत हुआ है। मैं उन्हें आम आदमी मान ही नहीं सकता। जब हम उसका मन ओछे आकर्षण नएपन के लालच में पड़कर बाहर की ओर बिखर गया, तब वही एक अकेला व्यक्ति इस सारे पागलपन के बीच स्थिर खड़ा सिंह गर्जना के साथ वही मंत्र देता रहा, आत्मानम विद्धि। यह चर्चा और काफ़ी देर तक चल सकती थी। सुचरिता भी बड़ी लगन से सुन रही थी, किंतु साथ के किसी कमरे में सहसा सतीश ने चिल्ला चिल्लाकर पढ़ना शुरू किया। बोलो ना कटु वचन बिना किने विचार, जीवन स्वप्न समान है माया का संसार। बेचारा सतीश घर के अतिथि आगंतुकों के सामने अपनी विद्या दिखाने का कोई मौका ही नहीं पाता। लीला तक अंग्रेजी कविता सुनाकर सभी का मनोरंजन कर सकती है, किंतु सतीश को वरदा सुंदरी कभी नहीं बुलाती। पर हर मामले में लीला के साथ सतीश की होड़ सी लगी रहती है। किसी प्रकार भी लीला को नीचा दिखाना सतीश के जीवन का पहला सुख है। विनय के सामने लीला की परीक्षा हो गई। उस समय बुलाए ना जाने के कारण सतीश उसे हराने की कोई कोशिश नहीं कर सका। कोशिश करता भी तो वरदा सुंदरी उसे उसी समय टोक देती। इसी से वह आज पास के कमरे में मानो अपने आप ऊंचे स्वर से काव्य पाठ करने लगा था। सुनकर सुचरिता अपनी हंसी न रोक सकी। उसी समय अपनी चोटी झुलाती हुई लीला कमरे में आकर सुचरिता के गले से लिपटकर उसके कान में कुछ कहने लगी। सतीश ने पीछे पीछे दौड़ते हुए आकर कहा, अच्छा लीला बताओ तो मनोयोग का मतलब क्या है? लीला ने कहा, नहीं बताती। सतीश, नहीं बताती, यह कहो ना कि नहीं जानती। सतीश को विनय ने अपनी ओर खींचते हुए पूछा, तुम बताओ तो मनोयोग के क्या माने हैं? गर्व से सिर उठाकर सतीश ने कहा, मनोयोग माने मनोनिवेश। सुचरिता ने जिज्ञासा की, मनोनिवेश से तुम्हारा क्या आशय है? भला अपनों के सिवा कौन किसी को ऐसी मुसीबत में डाल सकता है? पर सतीश ने जैसे सवाल सुना ही ना हो ऐसे उछलता कूदता कमरे के बाहर चला गया। परेश बाबू के घर से जल्दी ही छुट्टी लेकर विनय गोरा के घर जाने का निश्चय करके आया था। गोरा की चर्चा करते करते उसके पास जाने की ललक भी उसके मन में प्रबल हो उठी, इसलिए वह 4 बजते जानकर जल्दी से कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। सुचरिता बोली, आप कभी जाएंगे? माँ तो आपके लिए जलपान तैयार कर रही है, थोड़ी देर और ना बैठ सकेंगे? विनय के लिए यह प्रश्न नहीं आदेश था। वह फिर बैठ गया। रंगीन रेशमी परिधान में सज धज कर लावण्य आई और बोली, दीदी नाश्ता तैयार हो गया है, माँ ने छत पर चलने को कहा है। छत पर जाकर विनय को नाश्ते में जुट जाना पड़ा। वरदा सुंदरी प्रथानुसार अपनी सब संतानों का जीवन वृत्तांत सुनाने लगी। ललिता सुचरिता को भीतर खींचकर ले गई। एक कुर्सी पर बैठकर लावण्य कंधे झुकाए लोहे की सलाइयों से बुनाई करने में लग गई। कभी उसे किसी ने कहा था, बुनाई के समय उसकी उंगलियों का संचालन बहुत सुंदर लगता है। तभी से लोगों के सामने बिना कारण बुनाई करने की उसकी आदत हो गई है। परेश बाबू भी आ गए। सांझ हो चली थी, आज रविवार था। उपासना गृह जाने की बात थी। वरदा सुंदरी ने विनय से कहा, आपत्ति ना हो तो आप भी हम लोगों के साथ समाज में चले। ऐसे में आपत्ति करना कैसे संभव था। 2 गाड़ियों में बैठकर सब लोग उपासना भवन गए। लौटते समय जब सब गाड़ी पर सवार हो रहे थे, तब सुचरिता ने अचानक चौंकते हुए संकेत कर कहा, वे गौरमोहन बाबू जा रहे हैं। गोरा ने इन लोगों को देख लिया है, इसमें किसी को शक नहीं था, किंतु वह ऐसे भाव से तेजी से बढ़ गया मानो उसने देखा ही ना हो। गोरा की इस अशिष्टता के कारण विनय ने परेश बाबू के सम्मुख लज्जित होकर सिर झुका लिया, किंतु मन ही मन वह स्पष्ट समझ गया कि विनय को इस गुट में देखकर ही यों विमुख होकर गोरा इतनी तेजी से चला गया। अब तक उसके मन में एक आनंद का जो प्रकाश हो रहा था वह सहसा बुझ गया। विनय के मन का भाव और उसका कारण सुचरिता फौरन समझ गई और विनय जैसे बंधु के प्रति गोरा की इस ज्यादती और ब्रह्मों के प्रति उसकी इस अनुचित अवज्ञा से उसे गोरा पर फिर क्रोध आ गया। गोरा का किसी तरह भी पराभव हो, उसका मन यही चाह उठा। दोपहर को गोरा खाने बैठा तो आनंदमयी ने धीरे धीरे बात चलाई, आज सवेरे विनय आया था, तुमसे नहीं मिला? थाली पर से आंख उठाए बिना ही गोरा ने कहा, हाँ मिला था। बहुत देर तक आनंदमयी चुपचाप बैठी रही, उसके बाद बोली, उसे रुकने को कहा था किंतु वह अनमना सा होकर चला गया। गोरा ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया।
आनंदमयी ने कहा। उसके मन को ना जाने क्या दुख है गोरा, उसे मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। गोरा चुपचाप खाता रहा। अत्यंत स्नेह के कारण ही आनंदमयी मन ही मन गोरा से थोड़ा डरती थी। अगर वह अपने मन की बात अपने आप उनसे ना कहता तो वो उसे मजबूर नहीं करती थी। कोई और दिन होता तो इतने पर ही चुप हो जाती, किंतु उसके मन में आज विनय के लिए बड़ा दर्द था। इसलिए उन्होंने फिर कहा, देखो गोरा, एक बात कहूँ, नाराज मत होना। भगवान ने अनेक लोग बनाए हैं, लेकिन रास्ता सबके लिए केवल एक ही बनाया। विनय तुम्हें प्राणों से बढ़कर स्नेह करता है, इसलिए तुम्हारी ओर से सब कुछ सह लेता है, लेकिन उसे तुम्हारे ही निर्देश पर चलना होगा। ऐसी जबरदस्ती करने का फल सुखकर नहीं होगा। गोरा ने कहा, माँ थोड़ा और दूध ला देना। बात यहीं खत्म हो गई। भोजन के बाद आनंदमयी चुपचाप तख्तपोश पर बैठकर सिलाई करने लगी। लक्ष्मियाँ घर के किसी नौकर के दुर्व्यवहार की शिकायत में आनंदमयी की दिलचस्पी जगाने की बेकार चेष्टा करके फर्श पर लेटकर सो गई। चिट्ठी पत्री में गोरा ने बहुत सा समय बिता दिया। गोरा विनय पर नाराज है, आज सवेरे विनय यह स्पष्ट देख गया है। फिर भी वह इस नाराजगी को मिटाने के लिए गोरा के पास ना आए, यह हो ही नहीं सकता। यही मानकर अपने सब कामों के बीच भी वह विनय के पैरों की ध्वनि के लिए कान लगाए हुए था, पर बड़ी देर तक भी विनय नहीं आया। गोरा लिखना छोड़कर उठने की सोच रहा था कि तभी महीम कमरे में आ गए। आते ही कुर्सी पर बैठकर बोले, शशिमुखी के ब्याह के बारे में क्या सोचा गोरा? इस बारे में कभी कुछ गोरा ने सोचा ही नहीं था, इसलिए अपराधी सा चुप खड़ा रहा। वर का भाव बाजार में कितना बढ़ा हुआ है और इधर घर में रुपये पैसे की कितनी तंगी है। महीम ने यह सब बात बताकर गोरा को कुछ उपाय सोचने को कहा। गोरा सोचकर भी जब कुछ हल ना पा सका, तब उन्होंने मानो इस चिंता संकट में उसको मुक्त करने के लिए ही विनय की बात चलाई। हालांकि इतना घुमा फिरा कर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, किंतु मुंह से महीम चाहे जो कहे, मन ही मन गोरा से डरते थे। इस प्रसंग से विनय की बात भी उठ सकती है। गोरा ने यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, बल्कि गोरा और विनय ने तय कर रखा था कि वे विवाह ना करके अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर देंगे। यह सोचकर गोरा ने कहा, विनय ब्याह करेगा क्यों? महीम बोले, क्या यही तुम लोगों का हिंदूपन है? 1000 चुटिया रखो और तिलक लगाओ, साहिबी सिर पर चढ़कर बोलती है। शास्त्रों के अनुसार विवाह भी ब्राह्मण के लड़के का एक संस्कार है, यह तो जानते हो। आजकल के लड़कों को की तरह महीम आचार भी नहीं तोड़ते और शास्त्रों की दुहाई भी नहीं देते। होटल में खाना खाकर बहादुरी दिखाने को भी वो ठीक नहीं समझते। गोरा की तरह हमेशा श्रुति स्मृति लेकर उलझते रहने को भी वे स्वस्थ आदमी का लक्षण नहीं मानते। किंतु यस्मीन देशे सदाचार गोरा के सामने शास्त्र की दुहाई उन्हें देनी ही पड़ी। अगर 2 दिन पहले यह प्रस्ताव आया होता तो गोरा उसे एक बारगी अनसुना कर देता है, किंतु आज उसे लगा कि इस बात एकदम अपेक्षा के योग्य नहीं है। कम से कम इस प्रस्ताव के कारण फौरन विनय के घर जाने का एक मौका तो मिल ही सकता है। अंत में उसने कहा, अच्छा विनय का विचार क्या है, जरा समझ लूँ। महीम बोले, उसमें समझने को क्या है, वह तुम्हारी बात को किसी तरह टाल नहीं सकता, वह मान जाएगा, तुम्हारा कहना ही काफ़ी है। उसी दिन सांझ को गोरा विनय के घर जा पहुंचा। आंधी के समान उसके कमरे में प्रवेश करके उसने देखा वहाँ कोई नहीं है। नौकर को बुलाकर पूछने पर पता चला कि बाबू 78 नंबर मकान में गया है। सुनकर गोरा का चित्त फिर से विकल हो उठा, जिसके लिए आज सारा दिन गोरा का मन अशांत रहा। उस विनय को आजकल गोरा का ध्यान करने की भी फुर्सत नहीं है। गोरा चाहे नाराज़ हो चाहे दुखित हो, विनय की शांति और चैन उसमें कोई रुकावट नहीं पड़ती। परेश बाबू के परिवार के विरुद्ध, ब्रह्म समाज के विरुद्ध गोरा का मन बिल्कुल विषाक्त हो उठा। मन में एक तीखा आक्रोश लेकर वह परेश बाबू के घर की ओर चला। उसका मन हुआ वहाँ कुछ ऐसी बात पैदा कर दे जिससे सुनकर ब्रह्म परिवार के लोग जल उठे और विनय भी तिलमिला कर रह जाए। उसने परेश बाबू के घर पहुंचकर सुना घर पर कोई नहीं है, सभी उपासना भवन गए हैं। उसने क्षण भर के लिए सोचा विनय शायद ना गया हो, शायद इसी समय वह गोरा के घर की ओर गया हो। गोरा वहाँ और ना रुक सका। अपनी स्वाभाविक आंधी सी चाल से वह भवन की ओर ही चला। द्वार के पास पहुँचते ही देखा
विनय वरदा सुंदरी के पीछे उनकी गाड़ी पर सवार हो जा रहा है। खुली सड़क के बीच रेस बेशर्म होकर पराए घर की लड़कियों के साथ एक गाड़ी में बैठा जा रहा है। मूड नागपास में इतनी जल्दी इतनी आसानी से फंस गया। अब दोस्ती के लिहाज का कोई मतलब नहीं रहता। गोरा आंधी की तरह आगे बढ़ गया और गाड़ी के अंधेरे हिस्से में बैठा हुआ विनय चुपचाप रास्ते की ओर ताकता रह गया। वरदा सुंदरी ने समझा आचार्य का उपदेश विनय के मन पर असर कर रहा है, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की।